सो हेलो एवरीवन, आज हमारा टॉपिक बायोलॉजी रहने वाला है। जो बायोलॉजी के अंडर सेल जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोलॉजी में, जो उसका बेसिक रहता है बायोलॉजी का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस एक वीडियो में आपको सेल के रिगार्डिंग सारी चीज़ें मालूम हो जाएंगी। तो बस एक ही निवेदन है आपसे कि इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सेल होता क्या है? सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, ये हमें पता रहना चाहिए। और इसी को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कहते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ओके। जैसे आपका घर रहता है वो ईंटों से, कई सारी ईंटों से मिलकर बनता है, वैसे ही इस दुनिया की जितनी भी सारी चीजें हैं वो सेल से मिलकर बनती हैं। ओके, ये होता है सेल। आगे बढ़े तो ये कुछ सेल का डायग्राम है ना, जिसमें ये जो हमें सेंटर में दिख रहा है ये न्यूक्लियस है। ये येलो येलो वाला पार्ट है जो माइटोकॉन्ड्रिया है। ये गोल्गी अपरेटस है या गोल्जी अपरेटस है। तो ये सारी चीजें हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये सारी जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो प्रेजेंट होती हैं सेल के अंदर, वो एक्चुअली में उनका फंक्शन क्या है, वो फंक्शन क्या करते हैं इस सेल के अंदर, तो उन सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हम सेल ऑर्गेनेलिस की खोज किसने करी थी, डिस्कवरी किसने करी थी, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो सेल होता है, ये जो हमें सेल पूरा दिख रहा है, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? तो इसकी डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने इन द ईयर 1665। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि इन्होंने जो डिस्कवरी करी थी सेल की, वो एक डेड सेल था। वो एक डेड सेल था। और किसमें खोज करी थी? तो वो कॉर्क में खोज करी थी। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क, ये इसका डायग्राम यहाँ पे मैंने लगा रखा है। जो पेड़ की आउटर कवरिंग लेयर होती है, जो पेड़ की छाल जिसको हम कहते हैं, पेड़ की बार्क है ना, ट्री की, वो होती है कॉर्क। तो उसमें इन्होंने डेड सेल में खोज करी थी रॉबर्ट हुक ने सेल की। तो लिविंग में किस लिविंग सेल की खोज किसने करी थी? उनका नाम है एंटोनी वॉन लीवनहॉक, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटोनी वॉन लीवनहॉक। ये इन्होंने कब खोज करी थी? तो इन्होंने 1674 में खोज करी थी। आपको ये नाम पता होना चाहिए, प्लस किस ईयर में खोज करी थी आपको ये भी पता होना चाहिए। इन्होंने पॉन्ड वाटर में खोज करी थी सेल की, जो कि लिविंग थी, ये चीज। ओके। अगर आपसे पूछ ले कि नॉन लिविंग में या डेड सेल में किसने खोज करी थी, तो रॉबर्ट का आंसर होगा। और पॉन्ड वाटर या लिविंग में खोज किसने करी थी, तो एंटनी वॉन लियोनॉफ का आंसर होगा। अच्छा, स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, है ना। और रॉबर्ट हुक फादर कहे जाते हैं साइटोलॉजी के। ओके, आगे बढ़े। तो जो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस है, ये करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ये एक सेल है और ये जो आपको सेंटर में दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है। कब खोज करी थी? इन द ईयर 1831। डिस्कवरी ऑफ डीएनए, ये डीएनए आपको दिख रहा है, इसका डायग्राम लगा रखा है। तो डिस्कवरी ऑफ डीएनए, इसके जो मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल, उसकी खोज करी थी फ्रेडरिक मिशर ने। और जो इसके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, डबल, उसकी खोज करी थी वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक ने, ये चीज याद रखिएगा। तो कब करी थी खोज? तो इन द ईयर 1953। 1953 में ये खोज करी थी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की डीएनए के, वॉटसन एंड क्रिक ने। और इसके ही रिगार्डिंग इनको 1962 में इसी खोज के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। ओके। और फ्रेडरिक मिशर ने खोज कब करी थी मॉलिक्यूल की? तो वो करी थी इन द ईयर 1869। ये चीज याद रखिएगा। डिस्कवरी ऑफ गोल्जी बॉडी, ये करी थी कैमिली गोल्जी ने। ओके, आगे बढ़े। तो सेल की थ्योरी किसने दी थी? तो सेल की थ्योरी दी थी अपनी श्वान एंड शेल्डिन ने। श्वान एंड शेल्डिन ने। और एक और थे, वर्चाव करके, उन्होंने भी दी थी। तो श्वान एंड शेल्डिन ने बोला था कि हर चीज दुनिया की वो नई सेल से मिलकर बनती है। और वर्चाव ने बोला था कि हर चीज पुरानी एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनती है। ओके। राइबोसोम की डिस्कवरी किसने करी थी? तो ये करी थी अपनी जॉर्ज ई पैलेट ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पे हमने सेल का डायग्राम लगा रखा है। इसमें जितनी भी सारी आपको सेल ऑर्गेनलीज के नाम दिख रहे हैं, हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि होती क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा है। ओके।
ये क्या होती है, ये जो आउटर कवरिंग लेयर होती है सेल की, इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसका एक और नाम होता है, वो होता है अपना सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस किन चीजों से मिलकर बनती है, तो वो बनती है प्रोटीन प्लस लिपिड से मिलकर बनती है। कितना कितना परसेंट पूछ लिया अगर तो रफली रफली 50-50% है ना, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सेल, ये चीज अपन को पता रहनी चाहिए। अब उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है, तो ये थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ये चीज पता रहनी चाहिए, लिविंग भी होती है, इलास्टिक भी होती है, और ये सिलेक्टिवली परमिएबल भी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल भी होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कोई सिलेक्टिवली, कुछ सिलेक्टिवली चीजों को अपने अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाने देती है, ये चीज मालूम रहनी चाहिए, है ना। और ये जो सेल के अंदर जितना भी आपको ये येलो 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 वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो पूरा भरा है, ये एक लिक्विड भरा है, और इसी लिक्विड को कहते हैं हम साइटोप्लाज्म, ये जिसमें पूरी सेल ऑर्गेनलीज यहाँ से तैरती रहती है, फिक्स रहती है। ओके। अगर हम आगे बढ़े तो ये आपको कुछ सेक्रेटरी वेसिकल दिख रहा होगा, ये एक छोटी सी जो ओपनिंग दिख रही है, ये जो सेल में सेक्रेटरी वेसिकल कहते हैं इसको, इसी के ही थ्रू चीजें अंदर जाती हैं या बाहर आती हैं, है ना, इसी के ही थ्रू चीजें अंदर जाती हैं बाहर आती हैं। अगर कोई चीज अंदर जा रही है तो उसको बोलते हैं हम एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। अगर कोई चीज बाहर आ रही है उसको बोलेंगे हम एक्सोसाइटोसिस। अगर हम खाना अंदर जा रहा है उसके, ये खाना अंदर जा रहा है तो उसको बोलेंगे फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। और पानी अंदर जा रहा है तो हम उसको बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। ये किसके लिए रहता है, तो ये फूड के लिए है, ये वाटर के लिए है। ये चीज क्लियर हो गई अपनी, है ना। और ये एंडोसाइटोसिस का बोलते हैं जब कोई चीज अंदर जा रही है, और एक्सोसाइटोसिस जब कोई चीज बाहर जा रही है। अब ये जो चीज अंदर जा रही है या बाहर आ रही है, इसी चीज को बोलते हैं हम ऑस्मोसिस, इसी चीज को ही हम बोलते हैं, यहाँ पे मैंने डायग्राम लगा रखा है, ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन, सेम ही होता है। जो डिफ्यूजन रहता है वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में हो सकता है, और जो ऑस्मोसिस रहता है वो लिक्विड में बस होता है। डिफ्यूजन में इसकी जो सबसे, अगर आपसे कोई कभी क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किस में होता है, सॉलिड लिक्विड गैस में, तो सबसे तेज होता है गैस में, फिर होता है लिक्विड में, फिर होता है सॉलिड में। अब डिफ्यूजन होता क्या है या ऑस्मोसिस क्या होता है, तो हाई कंसंट्रेशन का जो फ्लो होगा वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा। अब जब भी मैं कंसंट्रेशन वर्ड यूज कर रहा हूँ उसका मतलब मेरा डायरेक्ट है कि वाटर से उसका रिलेशन है कंसंट्रेशन का। कैसे, मैंने यहाँ पे एक बीकर या जार लिया जिसमें मैंने पानी भर दिया है, ओके। इसी पानी में मैंने डाल दी है आरबीसी, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, ये मैंने डाल दी है, ओके। जब मैंने पानी में रेड ब्लड सेल्स डाल दी है तो मेरे को यहाँ पे तीन रिजल्ट मिलते हैं, यहाँ पे मेरे को तीन रिजल्ट मिलते हैं। पहला है हाइपरटोनिक, दूसरा है आइसोटोनिक, और तीसरा होता है हाइपोटोनिक। अब होता क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। अगर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, अगर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और आरबीसी का जो कंसंट्रेशन है वो लो होगा, तो ऑस्मोसिस होगा वहां पे, और ऑस्मोसिस के थ्रू हाई कंसंट्रेशन से चीजें जाएंगी लो कंसंट्रेशन पे। तो जो वाटर का कंसंट्रेशन हाई है वो चला जाएगा आरबीसी के अंदर, तो आरबीसी क्या होगी, फूल जाएगी, स्वेल कर जाएगी, फूल जाएगी अच्छी तेज, है ना। उसी कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक। यहाँ देखिए आरबीसी जो है वो फूल गई है, ओके। अगर इसके अपोजिट कंडीशन हुई कि मान लीजिए वाटर का कंसंट्रेशन लो हुआ, आरबीसी का कंसंट्रेशन हाई हुआ, यहाँ भी ऑस्मोसिस होगा और हाई कंसंट्रेशन से चीजें लो कंसंट्रेशन पे जाएंगी, मतलब आरबीसी के अंदर की चीजें चली जाएंगी वाटर में, और आरबीसी कैसी हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, सिकुड़ जाएगी। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक कंडीशन। और अगर दोनों का कंसंट्रेशन, वाटर का भी और आरबीसी कंसंट्रेशन भी दोनों का सेम रहता है, तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, दोनों सेम ही रहती है, इस कंडीशन को बोलते हैं हम आइसोटोनिक कंडीशन। तो ये चीज क्लियर हो गई अपनी। आगे बढ़े तो हम डिस्कस करेंगे अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है न्यूक्लियस। ये हमारा न्यूक्लियस दिख रहा है और ये न्यूक्लियोलस दिख रहा है, ये जो पूरा है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और ये जो बीच में गोल गोल दिख रहा है न्यूक्लियोलस। ठीक है, एक चीज हमें क्लियर होना चाहिए कि न्यूक्लियोलस सेल में एक से ज्यादा भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ओके। आगे बढ़े तो ये जो आपको ये दिख रही है आउटर कवरिंग लेयर, इससे पहले हम एक चीज और पढ़ लेंगे, डिस्कस करेंगे यहाँ पे।
सेल वॉल। ओके, जिससे आपको न्यूक्लियस क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था कि आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर होती है ना। दुनिया की सारी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी। ये है मान लीजिए सेल वॉल, और ये है इसी के अंदर प्रेजेंट रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, रेड वाली हमारी सेल वॉल है, और जो ग्रीन वाली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है। दुनिया की सारी सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट रहेगी, लेकिन सारी सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहती है। ये सिर्फ कुछ ही सेल्स में रहती है। हम डिस्कस कर लेते हैं कि किन किन सेल में रहती है। तो जो हमारी सेल वॉल है वो प्लांट में प्रेजेंट रहती है, प्लांट सेल में प्रेजेंट रहती है, वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहती है, और वो फंगस में प्रेजेंट रहती है या फंगाई में प्रेजेंट रहती है। प्लांट सेल में किससे मिलकर बनती है सेल वॉल? तो वो सेल्यूलोज से मिलकर बनती है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। बैक्टीरिया में उसको पेप्टिन से मिलकर बनती है, इसी को हम पेप्टिडोग्लाइकन भी बोलते हैं, और फंगाई में वो काइटिन की मिलकर बनती है। ओके, ये हो गया। और ये कैसी होती है? तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है सेल को, या टर्जिडिटी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, जिससे आपने देखा होगा जो प्लांट की मतलब आउटर कवरिंग जो रहती है वो थोड़ी सी हार्ड रहती है ना, और ये नॉन लिविंग रहती है, ये नॉन लिविंग रहती है। ये चीज आपको पता रहना चाहिए। प्लस हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि सिलेक्टिवली परमिएबल रहती है ना, कुछ चीजों को ये अपने अंदर से बाहर जाने देती है। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन, जो सेल वॉल रहती है रेड कलर वाली, वो फ्री परमिएबल रहती है, मतलब सारी चीजों को अपने अंदर जाने देती है, अपने अंदर से बाहर जाने देती है। मतलब यहाँ से हर चीज अंदर आ जाएगी या यहाँ से हर चीज बाहर आ जाएगी। लेकिन ये जो ग्रीन वाली है, इससे कुछ सिलेक्टिवली चीजें ही अंदर से बाहर जा पाएंगी। ये चीज क्लियर होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो हमने पढ़ा अभी तक कि ये होता है न्यूक्लियोलस, ये जो बड़ा है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियोलस एक से ज्यादा हो सकते हैं सेल में। ये चीज क्लियर होना चाहिए। अब हमें दिख रहा है कि ये जो आउटर कवरिंग है इसकी, ये जो मैं बना रहा हूँ रेड पेन से, देखिए आप, है ना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर की है ना, न्यूक्लियस की है तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो गई। प्लस इसके अंदर ये जो भरा रहेगा, जो भी भरा रहता है लिक्विड टाइप, है ना, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल के अंदर जो चीज भरी थी येलो येलो पूरे में भरी है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो भरा रहेगा लिक्विड टाइप, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब आपको पता होना चाहिए कि इसी न्यूक्लियस में क्या बनता है हमारा, तो वो हमारा राइबोसोम बनता है। ये दिख रहा होगा आपको, जो रेड 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 यहाँ पे जो दिख रहा होगा पूरा, इसी को ही बोलते हैं इसी को बोलते हैं अपन राइबोसोम। आगे बढ़ते हैं। आपको ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं कुछ, है ना, थ्रेड लाइक ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं क्रोमैटिन मटेरियल्स। यहाँ से मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इसको बोलते हैं हम क्रोमैटिन मटेरियल। ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसी को बोलते हैं। जब सेल डिवाइड होता है, जब सेल डिवाइड होता है, तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे अपने आप में इकट्ठा हो जाते हैं, और तब ये फॉर्म करते हैं क्रोमोसोम का। ओके, पहले ये कैसे रहेंगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन जब सेल डिवाइड होता है तो ये क्रोमोसोम बना लेते हैं। ये चीज क्लियर होना चाहिए। अब इसके दो मेन कंपोनेंट रहते हैं किसके, इस क्रोमोसोम के। पहला तो डीएनए, और दूसरा इसी चीज में बनता है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन से ही मिलके क्रोमोसोम बनता है। जो प्रोटीन होता है, कौन सा होता है क्रोमोसोम के फॉर्मेशन में, वो होता है हिस्टोन नाम का। और डीएनए में ही आपके जीन्स रहते हैं, है ना, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास होते हैं। और थोड़ा सा डिस्कस करें इसके बारे में, तो जो क्रोमोसोम होता है, जब इसका फॉर्मेशन हो जाता है तो कुल 23 पेयर्स बनते हैं। कितने बनते हैं? 23 पेयर्स, जिसमें से जो 22 पेयर्स रहते हैं वो ऑटोसोमल रहते हैं, है ना, और जो वन पेयर रहता है, जो बच गया एक पेयर रहता है, वो सेक्स पेयर कहलाता है, जिसमें हमको एक्स एक्स या एक्स वाई देखने को मिलता है। अगर एक्स एक्स है तो वो लड़की होगी, एक्स वाई है तो वो लड़का होगा, फीमेल मेल। इसमें एक कंडीशन रहती है कि अगर एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया या एक एक्स मिसिंग हो गया, तो फिर वो एबनॉर्मलिटी की कंडीशन में जाता है। ये चीज पता रहना चाहिए, है ना। आगे बढ़े तो डीएनए के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? डीएनए के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। डीएनए का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से बनता है ना।
इसमें आपको 4 बेस पेयर देखने को मिल रहे होंगे। ये जो मैंने 4 लाइनें खींची हैं, 1 2 3 4, 4 बेस पेयर होते हैं। इनके नाम क्या रहते हैं? इनके नाम रहते हैं एडिनाइन, मैं यहाँ पे लिखता चल रहा हूँ, एडिनाइन, थायमाइन, गुआनाइन एंड देन साइटोसाइन, है ना। इसमें जो एडिनाइन है वो किससे पेयर बनाएगा? थायमाइन के साथ। और जो गुआनाइन है वो किसके साथ पेयर बनाएगा? साइटोसाइन के साथ। ये चीज़ क्लियर रहनी चाहिए। अगर हम आरएनए के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें, राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो ये जस्ट इसका हाफ जैसा डायग्राम बनता है। इसमें भी कितने पेयर रहते हैं? 4 पेयर रहते हैं। और अगर मैं उन चारों के नाम लिखूं तो शुरू के जो 3 है वो तो सेम ही रहते हैं, है ना, एडिनाइन, थायमाइन, गुआनाइन। और जो चौथा वाला है, ये 4th नंबर वाला साइटोसाइन, उसकी जगह बस चेंज हो जाता है यूरेसिल से, ये वाला। इसमें एडिनाइन पेयर बनाएगा थायमाइन के साथ, गुआनाइन पेयर बनाएगा अपना यूरेसिल के साथ। जो राइबो न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए है, उसमें आपकी राइबो शुगर होती है, जबकि डीएनए में आपकी डीऑक्सी राइबो शुगर होती है। ये चीज आपको पता रहना चाहिए, है ना। आगे बढ़े, अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, होता क्या है? सबसे पहले तो इसके 2 टाइप होते हैं, है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, थोड़ा डिटेल में जाएं तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका मेन फंक्शन रहता है मैन्युफैक्चरिंग का प्लस ट्रांसफर का। ध्यान सुनिए, इसकी जो 2 टाइप हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो चीजों को मैन्युफैक्चर करते हैं। और जब मैन्युफैक्चर कर लेते हैं तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो उनको क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है ना। यहाँ पे हमें दिख रहा होगा, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिस्कस करते हैं इनके बारे में। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें क्या क्या चीज़ों का फॉर्मेशन होता है? तो ये प्रोटीन बनाता है, ये प्रोटीन बनाता है, और इसी में ही आपका राइबोसोम प्रेजेंट होता है, इसी में ही आपका राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। और ड्यू टू राइबोसोम इसमें प्रेजेंट है, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपका फैट्स और लिपिड्स का सिंथेसाइज करता है। ये जो सिंथेसाइज करता है फैट्स को और लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है। इसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए प्रोटीन नहीं बनता, और इसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ओके, तो ये चीज उसमें बनती है। एक चीज और है यहाँ पे, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इसका एक और यूज होता है किसमें? पॉइजन के डिटॉक्सिफिकेशन में। मतलब मान लीजिए ये आपकी सेल है ना, इस सेल के अंदर क्या चला गया? इस सेल के अंदर अल्कोहल चला गया, या कुछ ऐसी ड्रिंक चली गई, या कुछ भी ऐसी चीज चली गई जो इसके लिए हार्मफुल है, तो वो उसका डिटॉक्सिफिकेशन कर देगा। कौन करता है? और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर देता है ना। आगे बढ़े तो ये आ गए, यहाँ आपको ये गोल्जी वेसिकल दिख रहा होगा, ये जो ये है पूरा, ये गोल्जी वेसिकल है। और ये पूरा जिसको कहते हैं गोल्जी अपरेटस। इसमें पहले तो ये जान लेते हैं, ये कुछ इस टाइप का है, इस टाइप का ही रहता है ना, ये इस टाइप का। ध्यान सुनिएगा, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। इसमें जो ये वाला फेस है, ये वाला फेस जो ये न्यूक्लियस के साइड का रहा है, इसको बोलते हैं सिस फेस, इसको बोलते हैं सिस फेस। ओके, और ये वाला फेस जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ करा है, इसको बोलते हैं हम ट्रांस फेस, इसको बोलते हैं हम ट्रांस फेस, है ना। जो ये वाला फेस होगा इसका, इसको बोलेंगे हम ट्रांस फेस, और ये वाला जो फेस है उसको बोलेंगे हम सिस फेस। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बेसिकली जो गोल्जी बॉडी रहती है उसका जो यूज रहता है वो पैकेज और डिस्पैच में यूज होता है। पैकेजिंग पैकेजिंग और डिस्पैचिंग, ये डिस्पैच में
इसका यूज होता है। ध्यान सुनिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ वाले ने क्या करा, मैन्युफैक्चर करा। ट्रांसफर करेगा कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद पैकेज और डिस्पैचिंग का काम कौन संभालेगा, गोल्जी अपरेटस संभालेगा। इसी को ही हम, गोल्जी अपरेटस को ही हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बोलते हैं। पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी हम इसी को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पैकेज और डिस्पैच दोनों करता है। ठीक है, आगे बढ़े अगर हम, और यहीं पे ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, गोल्जी अपरेटस में ही क्या फॉर्म होता है, लाइजोसोम। ये कहाँ पे फॉर्मेशन होता है लाइजोसोम का, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है। इसका जो फॉर्मेशन है वो गोल्जी अपरेटस में होता है ना। ये हमें हमें यहाँ पे दिख रहा है ये लाइसोसोम। इसका जो फॉर्मेशन है वो गोल्जी अपरेटस में होता है। जो लाइसोसोम है उसका काम क्या रहता है, सबसे पहले तो इसको क्या बोलते हैं, सोसाइटल बैग, सोसाइडियल बैग ऑफ द सेल, इसके नाम से इसको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है लाइसोसोम को सोसाइटल बैग, तो ये क्या करता है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए गोल्जी उसमें बनता है किसमें, गोल्जी अपरेटस में। सेकंड चीज, ये भी सिर्फ मेनली मेनली किसमें, एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होता है, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, एनिमल सेल में बस प्रेजेंट होता है। इसके अंदर लाइसोसोम, ये जो आपको गोल गोल दिख रहे हैं, है ना, इनके अंदर ही भरा रहता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करता है ना, जैसे ही कोई भी सेल ऑर्गेनली, मान लीजिए ये एक सेल ऑर्गेनली है ना, ये हो जाती है खराब, अब ये अपना फंक्शन करना बंद कर देती है। और ये अब कोई भी चीज सेल के अंदर है वो अपना फंक्शन करना बंद कर देगी, मतलब सेल को उसकी जरूरत नहीं है। तो जो लाइसोसोम है उसके अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरा होता है, ये लाइसोसोम यहाँ से ब्लास्ट होगा, इसके अंदर का जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो बाहर आएगा, और वो सेल ऑर्गेनली जो खराब हो चुकी है उसको वो क्या कर लेगा, उसको वो डाइजेस्ट कर लेगा। इसीलिए इसको सोसाइटल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। ये एक पॉजिटिव रिजल्ट देता है, ना कि एक नेगेटिव रिजल्ट देता है, ये चीज हमें पता रहनी चाहिए। और जो ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो इसका फॉर्मेशन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, हमें ये भी पता रहना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली पे, जो है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हमें पढ़नी है। सबसे पहले इसको तो पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इसका जो डायग्राम है वो अगर मैं बनाऊं तो कुछ ऐसा टाइप का आपको डायग्राम दिख रहा होगा ये। तो इसमें ये दो लेयर होती हैं, एक ये वाली लेयर, एक ये वाली लेयर। ओके, और जो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं हम क्रिस्टे। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रिस्टे। ये जो सॉसेज शेप का आपको दिख रहा है इसको, है ना, जो आउटर कवरिंग लेयर होती है ये पोरस होती है, और अंदर वाली में एटीपी का फुल फॉर्म मैं बताऊंगा, इसमें एटीपी का सिंथेसाइज होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। जो बाहर वाली है ये पोरस रहती है ना, जिससे क्या होता है, ब्लड अंदर बाहर जाता है, रेस्पायरेशन होता है, और दो एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, अंदर जाता है तो अंदर मेन जो 36 एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं, है ना। एटीपी मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी करेंसी। तो ये बाहर वाले में दो बनते हैं, अंदर वाले में 36 बनते हैं, इसीलिए इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। प्लस इसका जो डायमीटर रहता है वो रफली 0.5 mm से 1 mm के बीच में रहता है, इसका जो डायमीटर रहता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वैक्यूल्स। अब ये वैक्यूल्स क्या होता है, ये आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले तो ये जो वैक्यूल्स हैं वो एनिमल सेल में बहुत ही स्मॉल होते हैं, और जो प्लांट सेल है उसमें बहुत बड़े होते हैं, बहुत लार्ज होते हैं, बहुत बिग होते हैं। इनका काम क्या रहता है वैक्यूल्स का, एनिमल सेल में तो बस प्रेजेंट ही रहते हैं ऐसा समझ लिया आप। जो प्लांट सेल है उसमें वैक्यूल्स का काम क्या रहता है, तो वैक्यूल्स उनमें पहले तो बहुत बड़े होते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं किसको, प्लांट्स को, टर्जिडिटी या रिजिडिटी, जिससे वो लंबे समय तक पेड़ खड़े हो पाए।
है ना, उनको कोई नुकसान ना हो, उनको बचा सके इंजरी से। जो प्लांट सेल होता है बेसिकली, जो प्लांट होता है जब वो छोटा होता है ना, यहाँ अपनी ये यंग एज में है, मान लो प्लांट ये अपनी एज कवर करके एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये प्लांट मैच्योर हो जाता है, और फिर उसको सिर्फ खड़ा रहने मतलब एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए ही वो ग्रो करेगा, उसके बाद उसको सिर्फ वहां पे खड़ा रहना है ना। तो जो सेकेंड एज होती है ये इसको क्रॉस करने के बाद, जहाँ सिर्फ उसको खड़ा रहना है, तब वैक्यूल्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं और वो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ताकि उसको कोई इंजरी ना हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़े। एनिमल सेल में ये बहुत स्मॉल होते हैं या नहीं होते हैं, प्लांट सेल में ये बहुत बिग होते हैं। ओके, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है जिसको बोलते हैं प्लास्टिड। ये सिर्फ आपकी प्लांट सेल में होती है। इसी को ही प्लास्टिड को किचन हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ओके, अब बेसिकली इसके तीन टाइप होते हैं प्लास्टिड के। कितने टाइप होते हैं इसके? तीन टाइप्स होते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पहला टाइप होता है क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड होता है क्रोमोप्लास्ट, और थर्ड होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको, ओके। जो क्लोरोप्लास्ट है इसी में ही आपका क्या होता है, ये क्या मतलब कंटेन करता है अपने अंदर, तो क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है वो स्टोर करता है। यहीं पे ही आपका जो फूड बनता है, प्लांट का फूड बनता है ड्यू टू द हेल्प ऑफ सनलाइट, जिसको हम हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, है ना। ये क्या कंटेन करता है, ये स्टोर करता है क्लोरोफिल पिगमेंट, जिससे ही आपके जो ट्री वगैरह होते हैं या जो भी पेड़ होते हैं वो किस कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के, और यहीं पे ही वो फूड बनाता है। जो क्रोमोप्लास्ट रहता है ये क्या स्टोर करता है, तो ये स्टोर करता है कलर पिगमेंट, है ना। क्रोमो ये एक रूट वर्ड है, किसका रूट वर्ड है? कलर का। मतलब कि जितने भी आपने फूल देखे होंगे या सब्जियां देखी होंगी, वेजिटेबल वगैरह, है ना, फ्रूट्स वगैरह, उनमें जो डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। तो ये चीज आपको पता रहना चाहिए। और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो क्या स्टोर करता है, तो वो स्टोर्स सबसे पहले तो यहाँ स्टार्च, है ना, दूसरी चीज ऑयल, थर्ड चीज इज प्रोटीन। इन तीनों को स्टोर करता है कौन? करता है ल्यूकोप्लास्ट करता है। ओके, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज है। अब हम अगर आगे बढ़े, ये सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की कुछ प्रोसेस रहती हैं, उन प्रोसेस को हमें पढ़ना पड़ेगा। तो जब सेल डिवाइड होता है तो उसके चार फेज होते हैं। जब नया सेल बनता है सेल डिवाइड होकर, तो उसके चार फेज होते हैं। वो चार फेज होते हैं G1 S, G1 S, G2 देन M। G1 फेज मतलब इसमें होगी सेल की ग्रोथ। एस में क्या होगा? इसमें होता है डीएनए का सिंथेसाइज, इसमें डीएनए सिंथेसाइज होता है। G2 फेज में क्या होता है? आपकी प्रेपरेशन होती है। किस चीज की प्रिपरेशन होती है? माइटोसिस के लिए। और एम में क्या होता है? आपका माइटोसिस हो जाता है, सेल डिवाइड हो जाता है और एक नया सेल बन जाता है। ये चार फेज रहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है, आपको पता होना चाहिए। प्लस अब इसके हम सेल डिवीजन के जो टाइप्स रहते हैं वो उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ओके, तो इसके दो टाइप रहते हैं। पहला टाइप रहता है इसका माइटोसिस, और जो सेकेंड टाइप रहता है उसको बोलते हैं मियोसिस। जो माइटोसिस है आपका वो सिर्फ सोमैटिक सेल्स में ही होता है। सोमैटिक सेल्स मतलब वो सेल्स जिसमें सेक्स सेल्स मतलब सेक्स सेल्स नहीं होती हैं, है ना। और जो मियोसिस होता है वो आपका जर्म सेल्स में होता है। इसमें आपकी सेक्स सेल इंक्लूड होती है, इसमें नहीं होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक पेरेंट सेल, मान लीजिए ये एक पेरेंट सेल है ना, एक पेरेंट सेल, ये डिवाइड होती है, किसमें डिवाइड होती है? दो डॉटर सेल्स में। और इसमें क्या होता है मियोसिस में, जो एक पेरेंट सेल है
ये वो पहले डिवाइड होगी किसमें, दो डॉटर सेल्स में, और ये फर्दर डिवाइड होंगे दो डॉटर सेल्स में। तो इसमें एक से टोटल दो डॉटर सेल बन रही थी, इसमें एक से टोटल चार डॉटर सेल बन रही हैं। ये जो एक से दो डॉटर सेल बन रहे हैं इसी को हम कहते हैं डाइप्लॉइड। तो कभी पूछ ले कि माइटोसिस में क्या होता है तो डाइप्लॉइड होता है, और मियोसिस में क्या होता है तो हैप्लॉइड होता है। डाइप्लॉइड का मतलब एक पेरेंट सेल से दो में टूट रहा है, और हैप्लॉइड का मतलब एक पेरेंट सेल से चार डॉटर सेल में टूट रहा है ना। इसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, सॉरी दो होता है इसमें, इसमें टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होता है डाइप्लॉइड में, और हैप्लॉइड में वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। बस इतनी चीज आपको याद करनी है टाइप्स के रिगार्डिंग। आगे बढ़े अगर हम, तो आपको दिख रहा होगा कि जो सेल के टाइप्स होते हैं, है ना, जो सेल के ये अभी जो हमने डिस्कस करा वो सेल डिवीजन के टाइप्स थे। अब हम सेल के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको दो सेल दिख रहे होंगे, एक है प्रोकैरियोटिक सेल और एक है यूकैरियोटिक सेल्स। तो आप अगर अच्छे से देख पा रहे होंगे तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें उतनी सारी सेल ऑर्गेनेलीज नहीं है जितनी सारी यूकैरियोटिक सेल में है ना, इसमें बहुत ज्यादा सेल ऑर्गेनेली है, इसलिए इसको वेल डेवलप्ड सेल बोलते है ना, यूकैरियोटिक सेल्स को। ये किस किस में देखने को मिलता है, एनिमल्स में और प्लांट में देखने को मिलता है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो किस किस में देखने को मिलता है, ये बैक्टीरिया है ना, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ही हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। और ये किसमें देखने को मिलता है, तो ये माइकोप्लाज्मा में देखने को मिलता है। जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, थोड़ा सा हम डिफरेंस जान लें, जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो स्मॉल होते हैं और ये थोड़े से लार्ज होते हैं या बिग होते हैं, ठीक है। जो दोनों में कॉमन चीज है तो उसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस कर लें कि दोनों में ये आपको डॉट 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 दिख रहा होगा, ये राइबोसोम है। और यहाँ भी ये जो डॉट 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 दिख रहा है आपको, ये भी राइबोसोम है। मतलब राइबोसोम इन दोनों में कॉमन चीज है। प्लस इसमें भी आपको सेल मेम्ब्रेन दिख रही है, इसमें भी आपको सेल मेम्ब्रेन दिख रही है। तो राइबोसोम दोनों में कॉमन है और सेल मेम्ब्रेन दोनों में कॉमन है। अच्छा देखिए, इसमें ये न्यूक्लियस है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस आपको नहीं दिख रहा है, आपको कुछ ये ऐसा बिखरा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही दिख रहा है। इसको हम बोलते हैं, ये न्यूक्लियस नहीं है ना, इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ये न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। तो बस हमें इसके रिगार्डिंग इतना ही जानना था। प्लस एक चीज अगर और हम डिस्कस करें, ये आप प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये कुछ इस टाइप का डायग्राम देख पा रहे होंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्लैगेलम। इस फ्लैगेलम के थ्रू ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है जो वो मूव कर पाता है, वो मूव कर पाता है। क्वेश्चन कभी कभी फ्लैगेलम के रिगार्डिंग भी आता है कि फ्लैगेलम जो है, जो आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो ये जो फ्लैगेलम दिख रहा था, वो फ्लैगेलम किन किन चीजों से मिलकर बनता है। तो सबसे पहले अगर मैं सिर्फ फ्लैगेलम का ये वाला इसके बाद वाला डायग्राम बनाऊं कुछ, तो सबसे पहले इसमें कुछ ऐसा बेसल बॉडी होती है, फिर इसमें हुक लगा होता है, एंड देन ये फिलामेंट होता है। तो उसका तीन पार्टों से मिलकर बनता है ये जो पूरा फ्लैगेलम है, ये तीन पार्ट से मिलकर बनता है। ये जो पूरा फ्लैगेलम है यहाँ से यहाँ तक ये तीन पार्ट से मिलकर बनता है। वो तीन पार्ट है, सबसे पहले बेसल बॉडी, जो सेकेंड पार्ट है उसको बोलते हैं हुक, और जो थर्ड पार्ट है उसको बोलते हैं फिलामेंट। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर इसका डायमीटर पूछ ले कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का डायमीटर क्या होता है, तो वो होता है 0.1 से 0.5 mm के बीच में होता है डायमीटर। और यूकैरियोटिक सेल्स का डायमीटर कितना होता है, तो इसका डायमीटर होता है अपना 10 to 100 mm के बीच में होता है, ओके। अगर थोड़ा सा हम यहाँ पे सेल के बारे में जाएं, ये तो यहाँ पे कुछ चीज़ें छूट रही थी, जैसे कि पहले तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सेंट्रोसोम के बारे में कि सेंट्रोसोम होता क्या है। तो हमने पढ़ा कि माइटोसिस के दौरान जो एक पेरेंट सेल थी, है ना, वो टूट रही थी, या तो दो में टूट रही थी या तो चार में टूट रही थी, डेप्लॉइड हो रहा था या हैप्लॉइड हो रहा था।
तो वो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल रहे, है ना। हमने पढ़ा जो ये जो एक पेरेंट सेल है वो दो डॉटर सेल में टूट रही थी, या एक पेरेंट सेल है वो चार डॉटर सेल में टूट रही थी, तो जो इसका, है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल हो, वो कौन देखता है, तो वो सेंट्रोसोम देखता है। ये क्लियर है। यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल देख रहे हैं, ये माइक्रोट्यूबुल इसको कौन ऑर्गेनाइज कराता है, तो इसको सेंट्रोसोम ही ऑर्गेनाइज कराता है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, तो इनका काम बस इतना रहता है कि सेल को क्या प्रोवाइड कराते हैं, स्ट्रेंथ और शेप प्रोवाइड कराते हैं। ये चीज आपको पता रहना चाहिए। प्लस यहाँ पे जो पेरोक्सिसोम बन रहा है, ये जो पेरोक्सिसोम है, जो आपको पेरोक्सिसोम दिख रहा है, इसका काम क्या रहता है, तो ये ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल्स को जनरेट करता है। ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल्स को क्या करता है, जनरेट करता है। ये ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल्स क्या करते हैं, ये ऑक्सीडेशन करते हैं, ये ऑक्सीडेशन करते हैं किसका, जो सेल में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है उसका, और उसको सेल से बाहर निकालते हैं। तो ये पेरोक्सिसोम का काम रहता है। ठीक है, आगे अगर हम कुछ और डिस्कस करें, वैसे तो सेल के रिगार्डिंग सारी चीजें ही हो गई हैं, लेकिन अगर अभी आप कभी मिसलेनियस में ये चीज पूछ ले कि जो स्मॉलेस्ट सेल है उसको क्या बोलते हैं, या लार्जेस्ट सेल है उसको क्या बोलते हैं, तो जो स्मॉलेस्ट सेल है उसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा कहाँ दिख रही थी हमें, माइकोप्लाज्मा ये रही, प्रोकैरियोटिक सेल का एक एग्जांपल था माइकोप्लाज्मा। जो लार्जेस्ट सेल होती है वो होती है ऑस्ट्रिच का एग, ऑस्ट्रिच का एग, ये ऑस्ट्रिच का एग। ओके, ये तो हो गई जनरल। लेकिन अगर स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन में पूछ ले कि ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल कौन सी रहती है, इन ह्यूमन बॉडी, तो वो हो जाएगी स्पर्म। और लार्जेस्ट पूछ ले तो लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी तो हो जाएगी ओवम। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। लेकिन जो ओवम, तो ये जो है ये तो सिर्फ फीमेल्स में होती है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि लार्जेस्ट सेल इन अ ह्यूमन बॉडी, लेकिन वो सिर्फ मेल में हो, है ना, मेल में ही लार्जेस्ट सेल के बारे में अगर पूछ ले तो वो होगी न्यूरॉन। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो पर एक लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।